उत्कृष्ट क्लासेज निमोला में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी कक्षा 10 की विज्ञान चल रही थी। विज्ञान के का पहला जो चैप्टर था भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, उसके बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। आपने 3 क्लासेज हो चुकी हैं। पहली क्लासेज अपने संतुलित भोजन के बारे में हुई थी, दूसरी कुपोषण के बारे में हुई थी, तीसरी हमने मोटापे के बारे में ली थी। अब हमारी आज चौथी क्लास है। उम्मीद है आपको हमारे जो 3 क्लासेज के वीडियो हैं वो पसंद आए होंगे। और धीरे धीरे देखो, मानव में होती है गलतियां करता है शुरू में। हो सकता है हमारी भी थोड़ी बहुत कमियां रही हों, बाकी ये आपसे वादा है कि इन कमियों को हम धीरे धीरे सुधार करेंगे और धीरे धीरे हम बहुत अच्छी क्लासेज, बहुत अच्छे वीडियो, जिससे कि आपको विज्ञान एक होवा ना लग करके हर चीज़ समझ में आए। और ये नहीं कक्षा 10 में ही, आपको हमेशा पूरे संपूर्ण जीवन में विज्ञान समझ में आए और विज्ञान को आप जीवन में अनुप्रयोग कर सको, उसको यूज ले सको, ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ आज का हमारा जो चौथा जो क्लास होगी वो होगी ब्लड प्रेशर के ऊपर, रक्त दाब के ऊपर। अब देखो, सामान्य भाषा में हम रक्त जो दाब है उसके बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं कि रक्त दाब क्या होता है, लेकिन हम उसको आज सही मायने में उसकी परिभाषा क्या क्या होता है हमने देखी है। दैनिक जीवन में सारी चीज़ें रक्त दाब के बारे में देखी हैं। एक आपने शब्द सुना होगा बीपी, कई बार सुना है कि बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया। डॉक्टर साहब आते हैं, सबसे पहले बीपी नापते हैं, यहाँ से वो नापते हैं, वो रक्त दाब मापी होता है स्पिग्नोमीटर, उसके द्वारा नापते हैं। उस चीज़ पे हम अध्ययन करेंगे। देखो, रक्तचाप, इसको दूसरा बोलते हैं रक्त दाब, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं बीपी। बी से ब्लड, पी से प्रेशर। इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, हम जिस परिवेश में, चाहे शहरी परिवेश में रहे, हम ग्रामीण परिवेश में रहे, हम पानी की एक नलिका का उपयोग करते हैं। ये मान लो पानी की कोई नली है, इसमें हमने यहाँ से पानी डाला, यहाँ से वो बाहर निकला। अब ये पानी की नलिका धीरे धीरे फुल भर के जाती है, फुल भर के गई। ये पानी की नलिका है, ये फुल भर के जा रही है। तो पानी की जो नली है, अगर ये पानी की नली की एक दीवारें हैं, ये होती हैं, ये क्या होती हैं? पानी की नली की दीवारें हैं। तो ये जो पानी है, इन दीवारों पर एक दाब डालता है, एक दबाव, प्रेशर डालता है। ये पानी ये जो दीवारें हैं, इन पे क्या डालता है? दाब डालता है। इसको ही हम क्या कहते हैं? पानी का दाब। इसको क्या कहेंगे हम? पानी का दबाव। बात समझ में आ रही है कि ये जो पानी है, ये हमारी नलिकाओं पर, ये जो नली है, इन पर क्या डालता है? दबाव डालता है। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रेशर डालना या दबाव डालना। और ये दबाव डालता है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में रक्त वाहिनियाँ होती हैं, जिनमें होके हमारा खून, जो रक्त है, वो क्या करता है? परिवहन करता है। मतलब जो हमारे हृदय से सिरा तक, सिरा से हृदय तक जो रक्त का प्रवाह करती हैं। 2 तरीके हमारी रक्त वाहिनियाँ होती हैं, धमनी और सिरा। और धमनी जो हमारी, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि वो शुद्ध रक्त को ले जाती है, सिराएं अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं। वो हमारे शरीर में खून का परिवहन करती है। और इस खून के द्वारा जो रक्त वाहिनियाँ, जो हमारी रक्त वाहिनी है या रक्त नलिकाएं हैं, उन पर जो दबाव डाला जाता है, वो क्या कहलाता है? हमारा रक्त दाब। क्या समझ में आई कि रक्त जो नलिका, देखो रटो मत, रक्त वाहिनी वो कह दो, रक्त नलिका कह दो। रक्त नलिकाओं, हमारा जो रक्त है, ये एक तरीके से आप पानी की नली नहीं मान करके इसको क्या मान लेंगे? रक्त नलिका। तो रक्त द्वारा रक्त नलिकाओं की दीवारों पर जो दाब डाला जाता है, वो क्या कहलाता है? रक्त दाब कहलाता है। बात समझ में आई?
अब देखो, मान लो दो रक्त नलिकाएं हैं, यहाँ रक्त नलिका इस तरीके से चल रही है, यहाँ रक्त नलिका अब बताओ कहाँ ज़्यादा रक्त दाब डाल रहा है? जो हमारा रक्त है वो कहाँ ज़्यादा दाब डाल रहा है? ये ज़्यादा डाल रहा है, और यहाँ हमारा रक्त कम दाब डाल रहा है। तो ये हो गया उच्च रक्तदाब। ये क्या हो गया? उच्च रक्तदाब। और ये क्या हो गया? निम्न रक्तदाब। ठीक है। अब देखिए हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं एक बार। देखो, रक्तदाब होता क्या है? क्या बताया मैंने? रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा, रक्त मतलब खून, रुधिर, ब्लड, जो भी, में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों या रक्त वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को क्या कहते हैं? दबाव को रक्तदाब या रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप या क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। अब देखो, हमारे शरीर में, हमारे जो हृदय है उसमें दो नलिकाएं होती हैं। एक होती है धमनी, एक होती है हमारी धमनी, एक होती है सिरा। धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से कहाँ ले जाती है? धमनी किसका परिवहन करती है? शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और सिरा हमेशा अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ये धमनी है, ये हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर के अंगों में ले जाती है। और सिरा अशुद्ध रक्त को अंगों से हृदय के पास पंप करने के लिए, हृदय हमारा क्या करता है? रुधिर को पंप करता है। उसको पंप करने के लिए हृदय के पास लेके आती है। अब आप कहोगे सर हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे की कक्षाओं की बात है, मैं सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ। आगे कक्षाओं में पढ़ोगे, जब रुधिर के जो कार्य आएंगे आगे कक्षाओं में, तो इसमें पढ़ेंगे आप 10वीं कक्षा में ही। तो देखो, धमनी शुद्ध रक्त, इसका नाम है 3 अक्षर का। किसका नाम? इसका नाम कितने का है? 3 अक्षर का। 3 अक्षर वाला तो क्या करता है? अच्छा कार्य करता है, यानी शुद्ध रक्त को ले जाता है। 2 अक्षर का काम है जो अशुद्ध रक्त को ले जाता है। ये सकारात्मक कार्य करता है, और ये नकारात्मक तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये सकारात्मक कार्य नहीं करता। इस तरीके से बोलेंगे, ये 3 अक्षर का अच्छा कार्य है और 2 अक्षर का खराब कार्य, गलत कार्य, इस तरीके से मान लो। ये सिर्फ याद करने के लिए, 3 अक्षर की धमनी और 2 अक्षर की सिरा। बात समझ में आई? अब हमारा ये टॉपिक नहीं है कि धमनी सिरा के क्या कार्य हैं। हम पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ रक्तदाब को। हम पढ़ रहे हैं किसको? रक्तदाब को। अब देखिए, सबसे पहले रक्तदाब किसके द्वारा नापते हैं? रक्तदाब किसके द्वारा नापते हैं? रक्तदाब को मापने का यंत्र। आपने कई बार देखा होगा, घर पे जब डॉक्टर साहब आते हैं तब एक इस तरीके से, मेरे हाथ की तरीके से एक मशीन सी लेके आते हैं, जिसमें वो उसको यहाँ बांधते हैं। कहाँ बांधते हैं? हमारे बाहाँ पर बांधते हैं, और एक पंप करने का इस तरीके से होते हैं, इसको दबाते रहते हैं, और यहाँ पर हमारा ऊंचा होता रहता है। धीरे धीरे इसमें हवा सी भरती रहती है, और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं, और उससे आपको बता देते हैं कि आपका बीपी 120
बटा 80 है, 130 बटा 90, इस तरीके से वो आपको बता देते हैं कि आपका बीपी 120 चल रहा है, 190 मतलब 120 चल रहा है, 80 चल रहा है, 130 और 90 चल रहा है, इस तरीके से हमको बता देते हैं। तो रक्त दाब मापने का यंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भाई, स्फाइग्नो मैनोमीटर, क्या बोलते हैं इसको, स्फाइग्नो मैनोमीटर, हिंदी में क्या बोलेंगे, रक्तचाप मापी या रक्त दाब मापी। ये होता है हमारा रक्त दाब को मापने का यंत्र। ठीक है, अब देखो रक्त दाब एक सामान्य जानकारी, रक्त दाब सबसे पहले किसने नापा था, रक्त दाब को सबसे पहले किसने नापा था, किसने नापा था, 1733 में रक्त दाब सबसे पहले किसने नापा था, स्टीफन हेल्स ने। किसने नापा था, स्टीफन हेल्स। और किस में नापा था, घोड़ों में। किस में नापा था, घोड़ों में। कब नापा था, 1733 में स्टीफन हेल्स ने। और किस में नापा था, घोड़ों में। ये सबसे पहले नापा था 1733 में स्टीफन हेल्स ने। और परिभाषा किसने दी थी, 1983 में। परिभाषा किसने दी थी, रक्त दाब की परिभाषा सबसे पहले किसने दी थी, 1983 में दी थी कापलन ने। किसने दी थी, कापलन ने। ये सामान्य जानकारी होगी रक्त दाब के बारे में। बात समझ में आई। रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं। रक्त दाब को मापने का यंत्र क्या है, स्फाइग्नो मैनोमीटर। और सबसे पहले किसने नापा था, 1733 में स्टीफन हेल्स ने। किसमें नापा था, घोड़ों में। परिभाषा किसने दी थी, 1783 में कापलन ने। ठीक है, अब देखो इसको मैं मिटा देता हूं, उसके बाद हम चर्चा करते हैं। क्या हुआ, डॉक्टर साहब आए आपके घर में, डॉक्टर साहब आपके घर में आए और आने के बाद उन्होंने वो मशीन लगाई स्फाइग्नो मैनोमीटर, और उन्होंने आपका रक्त दाब बताया भाई 120 बटा 80। ये आपका रक्त दाब है। अब खूब बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि 120 बटा 80 क्या है, या आपका मान लो किसी का बता दिया 180/90 या इस तरीके से कुछ भी बता दिया। ये इस तरीके से डॉक्टर साहब ने, सामान्य व्यक्ति का रक्त दाब ये होता है 120/80। ये सामान्य जो व्यक्ति होता है उसका रक्त दाब होता है 120/80। ये उच्च हो गया, इससे कम रह गया तो कितना हो गया, मान लो ये रह गया। अब हमारे पास सवाल ये उठता है कि 120/80 क्या होता है, 120/80 क्या होता है। अब देखो दो चीज़ें हमारे पास, सिस्टोलिक, एक तो होता है सिस्टोलिक, एक तो होता है हमारे पास सिस्टोलिक और एक डायास्टोलिक। ये दो चीज़ें हैं, सिस्टोलिक 120 और डायास्टोलिक 80। मैं सामान्य की बात कर रहा हूँ, उच्च की नहीं कर रहा। मेरा सिर्फ बताना ये है कि सिस्टोलिक और डायास्टोलिक क्या होता है, सिस्टोलिक और डायास्टोलिक क्या होता है। देखो हृदय इस तरीके से पंपिंग करता है, ठीक है, क्या करता है, पंप करता है। जो ऊपर की संख्या है ये क्या है हमारी, सिस्टोलिक, और नीचे की संख्या है क्या है, डायस्टोलिक। बात समझ में आ रही है। हृदय पंपिंग करने के बाद जो रक्त का दाब होता है, हृदय ने पंप करके भेजा रक्त को। हृदय ने क्या किया, जैसे ये हृदय है पंप कर रहा है, पंप करके रक्त को भेजा, वो होता है हमारा सिस्टोलिक।
हृदय ने पंप किया, पंप करने के बाद रक्त को भेजा, यानी एकदम प्रेशर बनाया, वो होता है क्या, सिस्टोलिक। और उसके बाद भाई हृदय पंप किया, हृदय ने पंप यूँ किया, यूँ ही तो करता है पंप, पंप करने के बाद तो सिस्टोलिक, और फिर शिथिलन में आ गया। फिर क्या आ गई, शिथिलन आ गई। शिथिलन अवस्था भी तो आ जाती है भाई, पंप करेगा, पंप यूँ किया तो उच्च रक्त मतलब जो ये होता है सिस्टोलिक, और जब शिथिलन में आ गया वो होता है डायस्टोलिक। आपके समझ में आई बात, नहीं आई? देखो मान लो ये हृदय है, ये यूँ पंप कर रहा है, पंप करने के बाद एकदम प्रेशर से डाला, एकदम प्रेशर से रक्त को भेजा, वो होता है हमारा सिस्टोलिक। और यूँ भेज दिया और उसके बाद शिथिलन नहीं होगी क्या भाई, एकदम नली में हम प्रेशर से पानी देंगे एकदम, और फिर एकदम धीमा नहीं पड़ेगा क्या? कई बार हमारे पानी कम होता है, झटके नहीं देती क्या मोटर पानी का झटका देती है। तेज गति से भेजा सिस्टोलिक, और धीमी गति शिथिलन की अवस्था हो जाती है, वो क्या कहलाता है, डायस्टोलिक। अब आपके बात समझ में आ गई कि 120/80 में 120 क्या होता है, 120 क्या होता है, सिस्टोलिक, और 80 क्या है, डायस्टोलिक। ठीक है, अरे समझ में आई कि नहीं आई? ये तो जब तेज गति में जा रहा है तब, और 80 का मतलब जब शिथिलन की अवस्था आ जाती है तब, या संकुचन हो जाता है ना तब। बात समझ में आ गई? सामान्य व्यक्ति का कितना होता है रक्तदाब, 120/80। हिंदी में लिख देता हूं आपको, सिस्टोलिक, और ये होता है डायस्टोलिक। समझ में आ गई? सिस्टोलिक तेज से गया और डायस्टोलिक धीमा हुआ, ये बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि निम्न रक्तदाब और उच्च रक्तदाब क्या होता है। ये बात समझ में आ गई, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। इसके बाद हम बात करते हैं कि उच्च रक्तदाब और निम्न रक्तदाब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं निम्न रक्तदाब की। देखो, रक्तचाप भी कह दो, रक्तदाब भी कह दो, या ब्लड प्रेशर भी कह दो। कई बार कैसे होते हैं ना हम, हाई बीपी और लो बीपी, हाई बीपी और लो बीपी। सबसे पहले हम बात करते हैं लो बीपी की। आपने खूब कॉमन वर्ड है कि ये आपने खूब सुना होगा, लो बीपी और हाई बीपी। अब हम लो बीपी की बात करते हैं। लो बीपी क्यों होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो जब जो हमारी धमनियां हैं या नस हैं हमारी, उनमें रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, वो स्थिति हमारी क्या कहलाती है, निम्न रक्तचाप या लो बीपी। जब हमारे जो रक्त का प्रवाह है वह कम हो जाता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, निम्न रक्तचाप से क्या फर्क पड़ेगा? हमारा मस्तिष्क है, हमारा मस्तिष्क है, हमारा हृदय है, हमारे गुर्दे हैं यानी किडनियां हैं, इसमें भाई रक्त में क्या क्या होता है, सारी पौष्टिक चीज होती है, ऑक्सीजन होता है। मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे, इनमें ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थ नहीं पहुंच पाते। क्या होता है, ऑक्सीजन व जो पौष्टिक पदार्थ हैं वो नहीं पहुंच पाते, और नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा, व्यक्ति के लिए घातक हो जाएगा, है ना। ये हमारे जो शरीर है, मस्तिष्क है, हमारा हृदय है, गुर्दे, वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, यानी उनको नुकसान हो सकता है। लो बीपी से क्या हो सकता है, इनको हमारे मस्तिष्क, हृदय, गुर्दे, ये जो अंग हैं, इनको ऑक्सीजन और पौष्टिक पदार्थ नहीं मिल पाते, जिससे ये जो अंग है वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, यानी इनको नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, अब देखो उच्च रक्तचाप। अब बात करते हैं उच्च रक्तचाप की, यानी हाई बीपी की। हाई बीपी, इसमें क्या होता है, इसमें देखो क्या होता है कि एकदम तेज गति से हमारी जो रक्त वाहिनियाँ, उनमें रक्त का प्रवाह एकदम तेज गति से जाता है। जब हमारे तेज गति से रक्त प्रवाह होगा तो क्या होगा,
कि हमारे ये जो हैं हमारी नलिकाएं हैं ये फटने का डर रहेगा। भाई नली भी तो ये होती है, पानी तेज गति से अगर जाएगा तो क्या होगा, फट जाएगी। इसी तरीके से हमारे रक्तवाहिनी फटने का खतरा रहता है। अब ये होता क्यों है, ये होता क्यों है भाई? उच्च रक्तचाप है, ये क्यों होता है? अब देखो क्यों होता है। हमें क्रोध आता है, हमें क्या होता है, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, ईर्ष्या हो जाती है किसी से बहुत ज़्यादा, कई बार भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है ना, इससे होता है। कई बार क्या होता है कि जब हम मैदे की चीज़ें अधिक खाते हैं, यानी पौष्टिक चीज़ नहीं खाते, मैदा अधिक खाते हैं, चीनी अधिक खाते हैं, तेल जो हमारा ऑयल होता है, वसायुक्त चीज़ें अधिक खाते हैं, शक्कर अधिक लेते हैं यानी चीनी, कई बार हम मिठाइयाँ, अचार, मांस, जो मदिरा, धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू, ये जब हम अत्यधिक सेवन करते हैं तो हमारे किसकी स्थिति बन जाती है, उच्च रक्तचाप की, यानी हाई बीपी की। किसकी स्थिति बनती है, हाई बीपी की। अब आपको मैंने बताया था हाई बीपी, लो बीपी, बीपी को मेंटेन यानी संतुलित कैसे रखेंगे, व्यायाम के द्वारा, शारीरिक गतिविधियों के द्वारा, जितना हो सके शारीरिक श्रम करना चाहिए। इसके अलावा हमको पोटेशियम युक्त क्या करना चाहिए, पोटेशियम युक्त भोजन लेना चाहिए, पोटेशियम युक्त भोजन लेना चाहिए, पोटेशियम युक्त भोजन लेना चाहिए। कैल्शियम भी लेना चाहिए, मैग्नीशियम भी लेना चाहिए। देखो मैं आपको इसको वैसे बता देता हूँ, बचाव है ना, इनसे बचाव किस तरीके से करें। देखो 3 शब्द याद रखेंगे, पोटेशियम, पोटेशियम है ना, कैल्शियम, पोटेशियम लेंगे और इसके अलावा हम कैल्शियम लेंगे है ना, मैग्नीशियम लेंगे, क्या लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे। पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम युक्त भोजन करना चाहिए। और मैंने बताया था आपको 90% बीमारियां किससे होती है, खाने से होती हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम युक्त भोजन करो। दूसरा क्या करेंगे, जो रेशे होते हैं है ना, खाद्य रेशों की मात्रा बढ़ा दो, खाद्य रेशेदार भोजन करना चाहिए। तीसरा क्या करें हम, पर्याप्त जल पीना चाहिए। दुनिया की कोई भी बीमारी हो, पर्याप्त जल तो उसमें ज़रूरी है, पर्याप्त मात्रा में जल लेना चाहिए। इसके अलावा क्या है, तेज व्यायाम करो, खूब पैदल चलो है ना, ये तो आप जानते हैं, पैदल चलना चाहिए, तेज व्यायाम करना चाहिए। इसके अलावा क्या करना चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, जितना हो सके घूमना चाहिए पैदल। ये सारी चीज़ें हमारे जो बीपी है, हमारा रक्तचाप है, उसको नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होती हैं। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया, ये जो हाई बीपी है किससे होता है, मदिरापान से है, धूम्रपान से होता है, तो इन चीज़ों को भी बंद कर देना चाहिए। जो हमारे नशीले पदार्थ हैं, जिसका जन्म आगे करेंगे, नशीले पदार्थों से भी हमको दूर रहना चाहिए। एक होता है बच्चों में वो होती है, आदत भी बन जाती है, शौकिया तौर पे भी वो कई बार कोल्ड ड्रिंक का उपयोग करते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक को भी कम पीना चाहिए। ये भी हमारे शुगर की मात्रा को बढ़ाती है ना, उससे क्या होता है, बीपी अधिक हो जाता है। तो इस तरीके से हमको संतुलित तरीके से हमारे जो व्यायाम करते हुए, संतुलित जीवन शैली जीते हुए, हम जो हमारा बीपी है यानी रक्तदाब है उसको मेंटेन रख सकते हैं, उसको संतुलित रख सकते हैं, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप से बच सकते हैं। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था रक्तचाप, उसके ऊपर चर्चा हुई। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारा प्रयास है कि भाई जितना हो सके आपको हम धीरे धीरे सुधार करते हुए अच्छा ज्ञान दें। धन्यवाद।